ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, डीमाइलिनेशन और ओब्लिटरेशन एक्सॉन्स की, और इन्फाक्शन बेसल गैंग्लिया का। फॉलोइंग गाइडलाइंस जो है वो दिमाग में रखनी चाहिए। नंबर 1, ये ज़रूरी होता है कि सर्जिकल और जो एनेस्थेटिक डिवाइसेस हैं जैसे कि इनड्वेलिंग नीडल्स, इंट्रावेस्कुलर कैनुला, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर्स, एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, मॉनिटरिंग जो इलेक्ट्रोड्स एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं इंट्रोड्यूस करने चाहिए इनटू द पेशेंट, शुड नॉट बी रिमूव बिफोर द ऑटोप्सी, उससे पहले ये रिमूव नहीं करने, एज देयर प्रॉपर प्लेसमेंट एंड पेटेंसी में नीड टू बी चेक, उसको चेक करना ज़रूरी होता है, इसलिए ऑटोप्सी पे ये रिमूव ना करें। नंबर 2, वो केस जिनमें सस्पेक्टेड मेल पोजीशन होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की, तो प्री ऑटोप्सी एक्सरे इन एपी एंड लेटरल व्यू ज़रूरी होती है। एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल व्यू में उसका एक्सरे करके देना चाहिए जहाँ पे ये सस्पेक्ट हो। नंबर 3, वो केस जिनमें फेलियर हो जाता है किसी इक्विपमेंट का, तो एक्सपर्ट एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है। नंबर 4, पैथोलॉजिस्ट फाइंड कर सकता है सिग्निफिकेंट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जैसे कि कोई लंग डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन की बीमारी, डायबिटीज़ की। फिर वो ज़रूरी होता है कि वो डिटरमाइन करे कि अगर इट वाज नोटेड या नॉट, कि वो पता था या नहीं। अगर नहीं पता था तो वेदर इट शुड हैव बीन नोटेड बिफोर द ऑपरेशन। ठीक है। नंबर 4 है केयर लेनी चाहिए मस्ट टू डिटेक्ट कोई भी सर्जिकल एम्फाइसीमा हुआ हो, न्यूमोथोरेक्स हुआ हो या कोई एयर एम्बोलिज्म, वेयर इन्फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन मिसहैप सस्पेक्ट हुआ, द पॉसिबिलिटी एयर एम्बोलिज्म की कंसीडर करनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो इंडिकेट करती है ओवरडोजेज एनेस्थेटिक का या किसी और थेरेपेटिक एजेंट का। प्री ऑपरेटिव ब्लड या फ्लूइड का सैंपल अगर अवेलेबल हो तो हेल्पफुल होता है टू चेक द ब्लड ग्रुप इन द ट्रांसफ्यूजन मिसहैप एंड असेस एनी द बायोकेमिकल या इंजाइमेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे कि कोई क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज इन द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेथ के लिए। अगला सवाल है राइट शॉर्ट नोट ऑन नोवस एक्टस इंटरवेनियस। इसके अलावा थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर पे भी लिखें, प्रोडक्ट लायबिलिटी पे, प्रिकॉशंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, विकेरियस लायबिलिटी, यूथनेजिया, मेलिंगरिंग, मेडिकल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस। सबसे पहले देखिए नोवस एक्टस इंटरवेनियस क्या है। असाइलेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज असॉल्ट, द इमीडिएट एंड रिमोट जो कि लिंक करते हैं इंजरी को डेथ के साथ। कभी कभार इस तरह की कंटिन्यूटी इवेंट्स की टूट जाती है बाय इंटायरली नए और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग के साथ जो कि रीजनेबली नहीं होते, नहीं कहलाते टू बी अ फोर्सिएबल कॉम्प्लिकेशन। जब ऐसा होता है तो नोवस इंटरवीनियस यानी अनरिलेटेड इंटरवीनिंग एक्शन कहलाते हैं टू अकर, और लीगल प्रोसीडिंग्स जो है स्टैंड टू बी मॉडिफाइड एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे एग्जांपल है अ मैन ब्लीडिंग फ्रॉम अ पंचर्ड एब्डोमिनल वुंड से लाया गया हॉस्पिटल, हाउस सर्जन ने एग्जामिन किया वुंड को अंडर द एनेस्थेटिक और ड्यूरिंग द रिटर्न टू द कॉन्शियसनेस पेशेंट ने उल्टी की और चौक हो गया। एनेस्थेटिक वुड नॉट हैव प्रूव्ड अ डेंजर टू हिज लाइफ अगर he had not misinformed the anesthetist about the time of his last meal। तो उसने उसको बताया था। It was the dead man's own mistake for which the assailant जो है could not be held fully responsible and the major charge fail हो गया। इसके अलावा दूसरी है कि इंजर्ड मैन जो है वो बीइंग टेकन इन द एम्बुलेंस टू द हॉस्पिटल विद अ गुड चांस ऑफ रिकवरी फॉर अ सूचर ऑफ अ लिम्ब आर्टरी विच वॉज कट ड्यूरिंग स्टैब इंजरी के दौरान, तो एम्बुलेंस ओवरटर्न्ड इन अ डिच विद द फैटल रिजल्ट। असाइलेंट जो है वो कुड नॉट बी हेल्ड फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्टिंग डेथ एंड द मेजर चार्ज फेल्ड। तो देखिए सिमिलरली असाइलेंट जो है कैन नॉट बी हेल्ड फुली रिस्पॉन्सिबल डेथ के लिए ऑफ द विक्टिम अगर डेथ जो है एट्रीब्यूटरी टू लीविंग एन इंस्ट्रूमेंट या स्पंज इन द एब्डोमेन ड्यूरिंग द सर्जरी या एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन पॉइजनस ड्रग का इन द प्लेस ऑफ इनोक्यूस वन। नेक्स्ट है कि थेराप्यूटिक हैजर्ड्स क्या हैं और थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर। देखिए ये कॉमन नॉलेज है कि मैनी ड्रग्स जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स हो गई, स्टीरॉयड्स हो गए एक्सेट्रा, इनके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत से थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स एंजियोग्राफी, माइलोग्राफी, ट्रांसफ्यूजन ब्लड में या फ्लूइड्स में, एनेस्थीसिया में, सर्जरी में, ठीक है, ये कैरी करते हैं इनहेरेंट रिस्क। थेरेप्यूटिक मिस एडवेंचर्स का मतलब है कोई इंजरी या कोई डेथ इंडिविजुअल की ड्यू टू सम इनएडवेरेंट या कोई अनइंटेंशनल एक्ट डॉक्टर से या उसके एजेंट से या उसके हॉस्पिटल से।
इस तरह का मिसहैप जो है प्रोवाइड नहीं करता ग्राउंड फॉर द नेग्लिजेंस अनलेस कि डॉक्टर फेल हो गया टू ड्रा द पेशेंट्स अटेंशन टू सच अ पोटेंशियल रिस्क एंड आल्सो फेल टू टेक द पॉसिबल स्टेप टू अवॉइड सच मिसहैप्स। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है? मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना ड्रग्स के और मेडिकल इक्विपमेंट के, उनको लीगल ड्यूटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करें द पब्लिक अगेंस्ट द अनरीजनेबल रिस्क इंजरी का जो कि उनके प्रोडक्ट से होता है। इंजरी या डेथ जो कि होती है ड्रग के रिएक्शन की वजह से, तो वो रिजल्ट करेगी नेग्लिजेंस टू यूज़ केयर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग एंड फेलियर टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉर इट्स यूज़। उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी अच्छे से। तो इंजरी या डेथ पेशेंट की जो रिजल्ट करेगी कि फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर इन द डिज़ाइन मैन्युफैक्चर असेंबली पैकेजिंग इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑफ द इक्विपमेंट। इम्प्लांटेशन हार्ट असिस्ट डिवाइसेस का आर्टिफिशियल हार्ट वाल्स, परमानेंट पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर और अदर प्रोस्थेटिक डिवाइसेस कंटिन्यू टू बी फ्रॉट विद द यूजुअल लीगल प्रॉब्लम इनहेरेंट इन एनी डिवाइस इम्प्लांटेशन प्रोसीजर और यूज़। To succeed in a claim for the damages in general or under the Consumer Protection Act, plaintiff must prove that number 1, the product was defective when it was sold. Number 2, it did not conform to implied warranty because of the defect. And number 3, defect जो है वो was proximate cause of injury. Next है precautions against negligence. While principle जो फॉलो होनी चाहिए in the various situation have been dealt with at appropriate places, following general guidelines जो है याद रखनी चाहिए to avoid the charge of the negligence and action under the Consumer Protection Act. Number 1, healthcare professional should keep abreast of the latest advances. Number 2, diagnosis जहाँ पे पॉसिबल हो कन्फर्म होनी चाहिए लैब टेस्ट से इंक्लूडिंग बायोप्सी से। हर प्रिकॉशन लिया जाए ताकि इस्टेब्लिश की जाए अर्ली डायग्नोसिस इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर। नंबर 3, एक्सरे रूटीनली एडवाइस किए जाएँ इन द केस ऑफ इंजरी जहाँ पे बोन्स को हुई हो या जोड़ों को हुई हो जहाँ पे डायग्नोसिस डाउटफुल हो तो एक्सरे किए जाए। नंबर 4, कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट के साथ जो है वो शुड बी सजेस्टेड इन ऑब्सक्योर केसेस में। नंबर 5, इम्यूनाइजेशन या प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक कवर जो है कंसिडर किया जाए ज़रूरी जहाँ पे इन्फेक्शन का डेंजर हो। सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाए बिफोर इंजेक्टिंग द प्रिपरेशन लाइकली टू कॉज द एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है इसलिए। इसके अलावा जो ड्रग दी जाती है एडमिनिस्टर इंजेक्शन के ज़रिए या किसी और ज़रिए तो वो वेरीफाई होनी चाहिए। कोई भी प्रोसीजर अंडरटेक ना किया जाए बियॉन्ड द वंस स्किल। नो एक्सपेरिमेंटल मेथड शुड बी अडोप्टेड विदाउट द प्रायर कंसेंट के बगैर। इंस्ट्रूमेंट जो है जो यूज़ किए जाए किसी भी प्रोसीजर में वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हों, सेफ़ हों और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हों। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस फिर क्या है। तो ये डिफाइंड होती है कंकरेंट नेग्लिजेंस पेशेंट से और डॉक्टर से जिसके नतीजे में डिलेड रिकवरी होगी या नुकसान पहुंचेगा पेशेंट को। नेग्लिजेंस दोनों पार्टीज़ की जो है ना कंट्रीब्यूट करती है इस हार्म को, इसको कहेंगे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इन सूट ऑफ मैल प्रैक्टिस अगर इस तरह के कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट प्रूव होता है तो पेशेंट लूज़ करेगा अपना राइट इन होल या फिर इन पार्ट आधा राइट लूज़ कर देगा या होल टू क्लेम द डैमेजेस अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर एनी हार्म दैट इंश्योर्ड। हाउएवर अगर डॉक्टर एक्सपेक्ट होता है टू फोरसी दैट द पेशेंट जो है मे हार्म हिमसेल्फ एंड टू वार्न हिम अकॉर्डिंगली, उसको वार्न करना चाहिए डॉक्टर को। विदाउट गिविंग सच अ वार्निंग, इस वार्निंग के बगैर डॉक्टर जो है कैन नॉट प्लीड कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो गुड डिफेंस होता है फिजिशियन के लिए इन द सिविल केसेस लेकिन नॉट इन द क्रिमिनल केसेस। बर्डन ऑफ प्रूविंग सच अ नेग्लिजेंस रेस्ट इंटायरली ऑन द डॉक्टर। यूजुअल डिफेंस ये है कि पेशेंट ने करेक्ट हिस्ट्री नहीं दी या उसने फेल कर दिया टू गिव द डॉक्टर एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द केस प्रॉपरली, या फिर पेशेंट ने फॉलो नहीं किया डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को रिगार्डिंग द लैब टेस्टें नहीं करवाई, उसने डाइट अच्छी नहीं ली, ड्रग्स उस तरह से नहीं ली और इस हालात की वजह से इस तरह के हालात में मेडिकल प्रैक्टिशनर ब्लेम नहीं किया जाएगा और पेशेंट जो है हैज़ टू ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज कंडीशन। देखिए डॉक्टर एक था इंजेक्ट किया पर्सन को यूजिंग अ थिन हाइपोडर्मिक नीडल, उसने वार्न किया पेशेंट को कि वो रखे अपनी आर्म को स्टेडी लेस्ट द नीडल माइट ब्रेक, टूट सकती है। तो पेशेंट ने सडनली मूव किया आर्म को, नीडल टूट गई और रिमूव होनी थी सर्जिकली। पेशेंट डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग द डैमेजेस फ्रॉम द डॉक्टर। दूसरा गायनेकोलॉजिस्ट ने डायग्नोज किया एलिमेंट वुमेन का फाइब्रॉइड ट्यूमर का इन द यूट्रस। इन आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि वेदर शी वॉज मैरिड, she had said no and suppressed the fact that she had had an intercourse.
गायनोकोलॉजिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया एनी टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी आल्दो के शी वॉज विद इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ऑपरेशन पे वो फाउंड हुई टू बी प्रेग्नेंट। सर्जरी जो है वो इमीडिएटली टर्मिनेट की गई। पेशेंट को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ समटाइम लेटर। शी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन रिकवरिंग द डैमेजेस ऑन चार्ज ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस एंड अननेसेसरी सर्जरी। woman asked दूसरा केस है, woman asked her 6-year-old son to give bath to his 2-year-old sister when she was busy cooking. The bathtub was not draining properly. Drain pipe जो है वो partly choke हो गया। 2-year-old जो child है वो मर गई डूबने की वजह से। While it was held that the mother should not have entrusted the bathing of her 2-year-old daughter to her 6-year-old son. Contributory negligence landlord की who did not care to get the drain pipe repaired in time was successfully pleaded in this case. Next है what is vicarious responsibility. Vicarious responsibility का मतलब है कि liability exist करती है in spite of the absence of the blameworthy conduct on part of the master. In law, a master is responsible for the negligent act of his servant within the scope of his employment, but is not liable where he has employed an independent person to do something for him. अकॉर्डिंगली इसी तरह हॉस्पिटल में और जो नर्सिंग होम्स हैं वो लायबल होते हैं नेग्लिजेंट एक्ट के लिए और ओमिशंस के लिए ऑफ देयर नॉन मेडिकल स्टाफ एंड फुल टाइम जूनियर मेडिकल स्टाफ। द honorary medical and other senior medical staff are however in a different position क्योंकि between them and the managers of the hospital there is no true relationship of master and servant. In addition, जो डॉक्टर्स जो रजिस्टर होते हैं एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर ओन एक्शन। टू समराइज, नंबर 1, हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है नेग्लिजेंट एक्ट रेजिडेंट फिजिशियंस के लिए और इंटर्न्स के लिए जो ट्रेनिंग पे होते हैं हु आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयज़ व्हेन परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल ड्यूटीज़, तो वहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। नंबर 2, हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट सीनियर मेडिकल स्टाफ का इफ़ इट कैन बी शोन दैट द मैनेजमेंट एक्सरसाइज्ड ड्यू केयर इन सेलेक्टिंग द प्रॉपरली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। नंबर 3, फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्ट ऑफ द रेजिडेंट्स एंड इंटर्न्स उनके एक्ट के लिए कैरिड आउट अंडर द हिज इमीडिएट डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जो उसके अंडर में हो तो उसके लिए फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिजिशियन और सर्जन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉर द एक्ट क्वालिफाइड नर्सिस का अनलेस के इस तरह के एक्ट कैरी हो अंडर देयर इमीडिएट सुपरविजन एंड कंट्रोल। दूसरा कि फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल होगा अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेग्लिजेंट चॉइस इफ़ ही रेफर्स हिज पेशेंट टू एन इनकॉम्पिटेंट और इनअप्रोप्रिएट डॉक्टर को अगर वो भेजे तो हम इसको फिजिशियन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको कहेंगे नेग्लिजेंट चॉइस, तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल अदरवाइज, वरना नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस तरह के राड़ी को भेजेगा तो होगा। इन द केस ऑफ डार्लिंग वर्सेस चार्ल्सटन कम्युनिटी मेमोरियल हॉस्पिटल हेल्ड था लायबल फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट उसके स्टाफ फिजिशियन का। फिजिशियन ने अटेंड किया पेशेंट को जिसकी टांग जो है वो टूटी इन अ फुटबॉल गेम, इवेंचुअली जो टांग है वो एम्पूटेट होनी चाहिए। हॉस्पिटल वॉज हेल्ड लायबल फॉर फेलिंग टू रिक्वायर द फिजिशियंस टू होल्ड द कंसल्टेशंस विद द स्पेशलिस्ट इन द ऑर्थोपेडिक फील्ड, तो उसने कंसल्ट नहीं किया तो इसलिए उस पर चार्ज किया गया। इसके अलावा दूसरा केस है द पीटरसन वर्सेस डोमोट्रियल केस। हॉस्पिटल लायबल था फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट उसके स्टाफ सर्जन का। इसमें डिसीजन था स्टाफ सर्जन का, उसने कहा कि वो कॉल्ड इनटू सी अ चाइल्ड, स्टाफ सर्जन को कहा बच्चे को आके देखे जिसका जॉ फ्रैक्चर हो गया है। लेफ्ट द हॉस्पिटल व्हेन द सर्जरी वाज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ डेंटिस्ट। चाइल्ड सफर्ड ब्रेन डैमेज फ्रॉम द नेग्लिजेंट एडमिनिस्ट्रेशन एनेस्थेटिक। जॉइनर वर्सेस मिचेल कंट्री हॉस्पिटल में पेशेंट की वाइफ ने उसको हॉस्पिटल ले गई सीवियर चेस्ट पेन के साथ। इमरजेंसी रूम में फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दी और उसको होम भेज दिया। ये कंडीशन वर्सन हुई और वो मर गया हार्ट अटैक के साथ ऑन द वे बैक टू द हॉस्पिटल। कोर्ट को पता चला कि विडो ने स्टेट किया गुड कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर। उसके अलावा दूसरा है कि इन द केस ऑफ डिकिंसन वर्सेस मेलियार्ड, court held that the hospital was not liable for the negligence of the physician when the physician is an independent contractor and not an employee in the true sense, or when the negligence relate to a matter of professional judgment, since the hospital does not and cannot exercise any control over the judgment. Patient in that case had been involved in a wreck. The physician in that case did not diagnose fractured dislocations of the 5th and 6th cervical vertebra. यूथनेसिया क्या है?
यूथनेसिया का लिटरली मतलब है कि मर्सी किलिंग या पुटिंग अ पर्सन टू अ पेनलेस डेथ के अंदर, स्पेशली इन द केस ऑफ इनक्योरेबल सफरिंग, या फिर जब ज़िंदगी जो है वो बेमकसद हो जाए और जिसके नतीजे में मतलब बेमकसद हो जाए मेंटल या फिज़िकल हैंडीकैप की वजह से। यू का मतलब है अच्छा, थेंटोस से निकला है मतलब डेथ, अच्छी मौत। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है 3 ओकेजन्स पे। विज नंबर 1 एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, जन्म लेने पर, नंबर 2 एट द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ यानी टर्मिनल स्टेज पर, और नंबर 3 जब पर्सन जो है वो सीवियरली इम्पेयर हो जाए किसी ब्रेन डैमेज की वजह से यानी अनफोर्सीन मिसहैप। ऑथर ऑफर करता है अपने व्यू ऑन द प्रॉब्लम विद स्पेशल रेफरेंस टू द पर्पस ऑफ द लाइफ एंड द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर। मेन पर्पस ज़िंदगी का कि वो खुश रहा जाए और दूसरों को खुश किया जाए, अगर पॉसिबल हो तो ग्रो किया जाए ओल्ड ग्रेसफुली, और फिर मरा जाए डिग्निटी के साथ। मेन ड्यूटी डॉक्टर की है कि वो उसको पेन से रिलीव करे और सफरिंग से, इवन अगर मेजर्स ही टेक्स में इंसिडेंटली शॉर्टन कर दे लाइफ, मतलब वो उसको मतलब पेन को रिलीव करे, भले ही उसमें उसको ज़िंदगी को ही छोटा ना करना पड़े, क्यों ना करना पड़े। जैसे वेंटिलेटर से मार देते हैं, वेंटिलेटर से उतार देते हैं लोगों को तो मतलब ताकि मर जाए। अब एट बर्थ सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम अराइज करती है इन द केस फिजिकली या मेंटली हैंडीकेप्ड इन्फेंट का। ठीक है, सिंस इन्फेंट जो है एबल नहीं है टू मेक हिज ओन डिसीजन, मैटर रेस्ट करता है उनके माँ बाप पे या डॉक्टर पे, एडिड या कंफ्यूज बाय द लॉ ऑफ द लैंड। डिसीजन जो है बेस करना चाहिए क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द बच्चे की, और कैन एक्सपेक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट पेरेंट्स पे, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट, और रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट पे। द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्ली पेनलेस डेथ कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द पर्पसलेस लाइफ, probable suffering of the child and its consequent impact. In addition, care बच्चे की after the death of the parents also need consideration. टर्मिनल स्टेज देखिए कॉशियस डाइंग पेशेंट्स जो हैं वो बनाएंगे अपना खुद डिसीजन। द रिफ्यूजल टू कंसेंट टू एनी ट्रीटमेंट व्हाटसोएवर ऑलवेज रेस्ट विद द पेशेंट। कोई भी यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है ऑन द डॉक्टर टू प्रिजर्व द लाइफ एट एनी कॉस्ट, एंड इफ इन द कोर्स ऑफ गुड टर्मिनल केयर द यूज़ ऑफ ड्रग्स एक्चुअली हेस्टन्स द डेथ, इट वुड नॉट अमाउंट टू क्राइम या मेल प्रैक्टिस, क्योंकि इंश्योरिंग डेथ जो है वो वुड बी द रिजल्ट ऑफ नेचुरल कॉज। प्रेजेंट पे एंड ऑफ केयर एडवांस डायरेक्टिव्स अलाउ हुए हैं इंडिया में। डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर जो है वो बनाया गया है बाय द डॉक्टर बेस्ड ऑन द, जो बेस करता है ऑन द लिविंग विल या एडवांस्ड डायरेक्टिव ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट है अनफोर्सीन मिसहैप। इन द केस ऑफ अ पर्सन जो कि सीवियरली इम्पेयर हो जाए एज अ रिजल्ट ब्रेन के डैमेज से, अब इट इज़ नाउ पॉसिबल कि सस्टेन किया जाए लाइफ को, लेकिन इन द स्टेट ऑफ एनिमेशन बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ब्रेन डैमेज जो होता है वो ड्यू टू द वायलेंस या पॉइजनिंग या किसी नेचुरल कॉज से, लेकिन इन सारे केसेस में जो है ब्रेन सफ़र करता है हाइपोक्सिया डैमेज, जिसके नतीजे में वो उससे रिकवर नहीं कर पाता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जो भी ट्रीटमेंट दिया जाए। जब मेडिकल ट्रीटमेंट को नथिंग है टू ऑफर, तो पेशेंट जो है अलाउ किया जाएगा टू डाई इन कम्फर्ट एंड डिग्निटी के साथ वो मर जाए। इस तरह के केसेस में एक सोचेगा कि अगर ट्रीटमेंट जो है प्रोलॉन्ग किया जाए, एक सोचता है कि ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग करता है डेथ को या लाइफ को, इस तरह के केसेस में। इन द फॉर्मर इवेंट यानी डेथ को प्रोलॉन्ग कर रहा है फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस, पेशेंट जो है वो डेड है, और डिसीजन टू कंटिन्यू और टर्मिनेट द आर्टिफिशियल मीन जो है सपोर्ट के लाइक वेंटिलेटर टू द लाइफ, वो डिपेंड करते हैं अपॉन द सब्सिक्वेंट यूज़ ऑफ द बॉडी ट्रांसप्लांट पर्पसेस के लिए, अगर पॉसिबल हो तो। इस तरह का स्टेप जो है should also save the resources of the state for more rational uses. ये देखिए मिशिगन प्रोसिक्यूटर ने चार्ज किया यूथनेसिया गुरु जैक केवोर्कियन को विद द फर्स्ट डिग्री प्रीमेडिटेड मर्डर ओवर हिज वीडियो टेप्ड मर्सी किलिंग ऑफ द टर्मिनली इल पेशेंट को। So far he was well known for his assisted suicide crusade, for which he has been acquitted each time by the court. He has now taken a step further and practiced euthanasia. ओकलैंड काउंटी प्रोसिक्यूटर डेविड गोरसिया ने टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द वेंसडे कि डॉक्टर केवोर्कियन जो है वो चार्ज हुआ with criminal assistance to suicide and delivery of a controlled substance in the connection with the mercy killing of Thomas York by lethal injection. 52-year-old suburban Detroit man ने जो कि afflict हुआ with the Lowring's disease मर गया सितंबर 17 में 1998 में after giving his consent. Part of the videotape was aired on the national television on Sundays by CBS network along with the interview, जिसमें डॉक्टर केवोर्कियन ने कहा कि उसका एक्शन ये वाला मेंट हुआ एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटीज़ to charge him or leave alone to end the long
stalemate over his assisted suicide crusade. CBS discussed decision to air the tape sparked outrage around the country, turned over the videotape to the Michigan prosecutors after being issued a subpoena. Dr. Kevorkian was sentenced for his act of assisted suicide, yani euthanasia, recently discharged after completion of a prison term. Malingering क्या है? Malingering का मतलब है deliberate attempt on the part of the patient to deceive the doctor. पर्सन जनरली फेंस करता है यानी धोखा देता है, झूठ फूट के या फरेब करता है ऑफ अ डिजीज़, यानी कि उसको बीमारी है, तो ये रिस्टोर हो सकता है फॉर सेवरल पर्पसेस. पर्सनल इन आर्मी या नेवी में और एयरफोर्स में जो कि अलाउ नहीं होते टू लीव देयर जॉब्स, वो धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, इंसैनिटी. बिजनेस पीपल भी फेन करते हैं इंसैनिटी टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. वर्कर जो है वो भी फेन कर सकता है सर्टेन इंडस्ट्रियल डिजीज़ में ताकि उसको कंपनसेशन मिले. असॉल्टेड पर्सन भी एग्जैगरेट कर सकता है इफेक्ट इंजरी का ताकि वो लाए आए विद प्रीव्यू ऑफ द ग्रीवियस हर्ट. और प्रिजनर जो है वो भी फेन कर सकता है डिजीज़ ताकि वो उसके हार्ड वर्क उसको अवॉइड कर सके. तो ये मुश्किल होता है पर्सन के लिए कि वो रहे कंटिन्यूअली स्टेट ऑफ सस्पेंस में. प्रोलॉन्ग्ड एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन नॉर्मली सफिशिएंट होती है कि डिटेक्ट करें हम मैलिंगरिंग को. अगर मेडिकल नॉलेज की कमी होगी तो वो हमें प्रिवेंट करेगी मैलिंगरर को फ्रॉम कन्फर्मिंग टू एनी नॉन टाइप ऑफ डिजीज़. एंड इफ़ द मैलिंगरर और उसके रिलेटिव या एसोसिएट इंटरव्यू किए जाए सेपरेटली तो उनकी हिस्ट्री उस बीमारी से रिलेटेड भी डिफरेंट होगी. दैट मैलिंगरिंग कैन बी ईजिली डिटेक्टेड. डिटेक्शन मैलिंगरिंग की हाउएवर इतनी ईजी नहीं होती हमेशा. मिस्टेक्स जो हैं वो ही है बाय द इनएक्सपीरियंस, जैसे कि साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस फॉलोइंग द ट्रॉमा टू द स्पाइन या फिर जेनाइटल्स, और रेट्रोग्रेड एमनीजिया जो कि होता है फॉलोइंग द कंकशन हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू मैलिंगरिंग. इस फॉर्मर केस में जो था साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का फॉलोइंग द ट्रॉमा टू द स्पाइन या जेनाइटल्स, इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है एज एन अटेम्प्ट टू गेट मोर कंपनसेशन. वाइल इन द लेटर केस प्रोसिक्यूशन या डिफेंस जो है वो सजेस्ट करता है कि ये सिलेक्टिव लॉस मेमोरी का इन द मेयरली प्रिटेंस टू स्केप द आंसरिंग इनकन्वीनियंट क्वेश्चन. इस तरह के केसेस में कंसल्टेशन जो है एक्सपर्ट के साथ ज़रूरी होती है. फिर है मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस. मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने डेली वर्क में कॉन्स्टेंटली फेस करता है रिस्क ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम ऑन द ग्राउंड ऑफ द नेग्लिजेंस. मिसकंडक्ट के बारे में उसको पेशी करनी होती है. ऑब्वियस प्रिकॉशन ये है कि इंश्योर करें एज फार एज पॉसिबल अगेंस्ट सच रिस्क विद सम मेडिकल डिफेंस सोसाइटी. इस तरह की सोसाइटी अंडरटेक करती है ना कि सिर्फ टू द कंडक्ट द डिफेंस बट आल्सो टू पे सच डैमेजेस एज मे बी अवॉर्डेड अगेंस्ट द डॉक्टर. अगर कोई भी सजेशन नेग्लिजेंस का या मेल प्रैक्टिस का बनाया गया अगेंस्ट द डॉक्टर जो कि थस इंश्योर हुआ, ही शुड रेफर द मैटर एट वंस टू हिज मेडिकल डिफेंस सोसाइटी को वो बताए. तो वो ही शुड नॉट इवन एक्सप्रेस रिग्रेट. उसको अफसोस भी ना हो कि वो ट्रीटमेंट जो है वो टर्न नहीं हुआ टू बी एज सक्सेसफुल एज वॉज होप, सिंस दिस में इजीली बी कन्वर्टेड इनटू अ इम्प्लिसाइट एडमिशन ऑफ लायबिलिटी बाय हिम. Freedom from worry and anxiety as well as from the expense which such society ensure make it absolutely essential for every practicing doctor to join one in his own interest. मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस इंडिया में अवेलेबल है थ्रू द ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और इसके अलावा भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गाइडलाइंस है मेडिकल रिसर्च की. व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ द मेडिकल रिसर्च. देखिए गाइडलाइंस जो प्रिस्क्राइब होती है बाय ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च. कोई भी रिसर्च प्रपोजल must be approved by the institutional ethic committee. Agreement बनाया जाता है between the researcher, sponsors and the institutional authority. Informed consent prerequisite होता है for accepting any volunteer patient for examination के लिए, और इन्वेस्टिगेशन होती है अंडर द रिसर्च प्रोजेक्ट. IEC क्या है, ये कैसे बनती है, इसका फंक्शन क्या है. IEC कॉन्स्टिट्यूट होती है बाय द इंस्टीट्यूट अंडरटेकिंग रिसर्च. इट शैल कंटेन ओड मेंबर्स 9-11 मेंबर. चेयरमैन जो है आउटसाइड इंस्टीट्यूट होता है. 1 लॉयर, 1 लेडी मेंबर, 1 सोशल वर्कर जो होनी चाहिए. फंक्शन टू रिव्यू द वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड चेक वेदर द वर्क प्रोग्रेस कर रहा है एज पर प्रोसीजर. नेक्स्ट है प्रैक्टिस टू लीगल मेडिसिन. इट विल बी अपेरेंट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द वेरियस टॉपिक इन दिस बुक के मेडिकल लीगल प्रोसीजर्स और इंटरप्रिटेशन मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स की, जैसे कि ऑटोप्सी एग्जामिनेशन हो गई, और इंटरप्रिटेशन पैथोलॉजिकल चेंजेस की, एज वेल एज नंबर 2 इंटरप्रिटेशन इंजरी रिपोर्ट्स की, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स की. ये नॉट सिंपल प्रोसीजर्स है.
दे आर नॉट सिंपल प्रोसीजर। ये इन्वॉल्व करते हैं अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 टाइम सीक्वेंस की, फिजिकल डेटा जो रिलेटेड है टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉमेटिक फोर्स, इसके अलावा रोल पॉइजन का और डिजीज़ का अगर कोई भी सस्पेक्टेड है टू हैव प्लेड अ पार्ट इन टर्मिनेटिंग द लाइफ ऑफ द असॉल्टेड या डिसीज। इसीलिए अगर जस्टिस की जाए तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइंडिंग रिलेटेड टू द सीन एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ असॉल्ट। वाइल मोस्ट इंस्टेंसेस में ऑटोप्सी रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन इस तरह की रिपोर्ट्स के रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पेशल इंटरप्रिटेशन सीन का और सर्कमस्टांसेस असॉल्ट का या डेथ का विच मे बी सब्जेक्ट टू द डाउट या बेटर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन व्हेन रिव्यूड बाय अनदर एक्सपर्ट। तो ये नहीं होता टू से कि मेडिकल ऑफिसर जो एग्जामिन करता है असॉल्टेड विक्टिम को या परफॉर्म करता है ऑटोप्सी वो बायस्ड होता है इन हिज अप्रोच या मेडिकल टेस्टिमनी। ये इसका मतलब सिर्फ ये है कि अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन द फाइंडिंग इन एन इक्वली सेटिस्फैक्ट्री या समटाइम इवन बेटर मैनर। सिंस मेडिकल ऑफिसर जो कि एग्जामिन करता है इंजर्ड विक्टिम को या परफॉर्म करता है ऑटोप्सी वो प्रोसिक्यूशन विटनेस अपीयर होता है, उसकी टेस्टिमनी ब्रॉट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, अनलेस देयरफॉर द अदर पार्टी आल्सो नॉलेजेबल होती है ऑन सच मैटर्स एंड अप्रिशिएट करती है इन 3 केसेस of an injury report, postmortem report and laboratory report, it cannot provide the best possible defense for his its client. ये प्रॉब्लम जो है इज़ ऑल मोर acute in those places जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू प्रिजर्व द डेड बॉडीज़ अवेलेबल ना हो, इसके अलावा लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ कॉन्स्पिशियस हों बाय देयर ग्लेरिंग इनएडिक्वेंसी, इसके अलावा ऑटोप्सी की जाए बाय मेडिकल ऑफिसर जो कि हार्डली हैड एनी ट्रेनिंग या उनका एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, इसके अलावा हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर ना तो स्पेशली ट्रेन हो टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द एविडेंस फ्रॉम द लाइव विक्टिम या प्री perpetrators of crimes nor are they trained to testify in court regarding their examination, एंड इसके अलावा सीनियर एक्सपर्ट जो कि अवेलेबल नहीं होते फॉर द असिस्टेंस इन करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अनयूजुअल फाइंडिंग इंक्लूडिंग जो पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स हैं। ये अमेजिंग है कि मैनी इंश्योरेंस कंपनीज एम्प्लॉय करती हैं अटॉर्नी टू राइट द पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअरीज एंड स्टैटिस्टिशियंस टू कैलकुलेट द ओड्स अगेंस्ट लाइफ। फिजिशियन बताते हैं कि कौन सी बीमारी बैड है और इन्वेस्टिगेटर्स को टू इंक्वायर इनटू क्या हुआ था और येट कंटिन्यू टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इवन $1000 ऑन द बेसिस ऑफ पुअरली कंडक्टेड ऑटोप्सीज and poorly worded reports. It is seldom concerned anyone who has the necessary experience